गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और वो है पार्टनरशिप। इसके अंदर इंस्टीट्यूट ने 6 पार्टों में से पूरे टॉपिक को डिवाइड किया है। आज हम पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे। वो 6 यूनिट जो हैं पहले उसे समझ लेते हैं हम लोग। टोटल 6 यूनिट में डिवाइड किया है पूरे पार्टनरशिप अकाउंट को। जो पहली यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन, जिसे हम आज स्टार्ट करेंगे। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो तीसरी यूनिट है वो एडमिशन ऑफ पार्टनर। जो चौथी यूनिट है वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जो पांचवी यूनिट है वो है डेथ ऑफ द पार्टनर। और जो लास्ट यूनिट है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। टोटल पूरे सिलेबस को, पार्टनरशिप के सिलेबस को इन 6 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, आज हम यूनिट नंबर 1 यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप हम डिस्कस करेंगे। जहाँ तक इंट्रोडक्शन का सवाल है तो हम लोग पार्टनरशिप एक्ट लीगल दृष्टिकोण से भी हम पढ़ के ही आते हैं बिजनेस लॉ में। तो पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जब हम फीचर्स को की बात करते हैं कि पार्टनरशिप है क्या, तो सबसे पहला जो फीचर निकलता है वो टू और मोर पर्सन होने चाहिए। ओके, टू और मोर पर्सन होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं आपको मालूम है? मैक्सिमम 50% होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हम जो पार्टनरशिप के फंडामेंटल पढ़ेंगे वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले नहीं है, हम केवल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी मैं मोटे मोटे तौर से यहाँ पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बहुत डिटेल में पढ़ के आते हैं उस चीज से। हमें यहाँ पर अकाउंट से मतलब है। तो टू और मोर पर्सन होने चाहिए। सेकंड, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, जब वो रिटन में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, केवल डिस्प्यूट से बचने के लिए, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन ना हो तो व्यक्ति रिटन में कर लेता है, लेकिन वैसे कोई लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप डीड रखनी है। वो ओरल भी एग्रीमेंट कर सकता है अगर उन्हें एक दूसरे पे विश्वास है कि कोई जालसाजी नहीं करेगा, चीजों को एक दूसरे के रेस्पेक्ट करेगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करेगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तीसरी अगर बात करें, पहली बात होगी टू और मोर पर्सन, दूसरी बात हो गई एग्रीमेंट, तीसरी बात करें बिजनेस होना जरूरी है, चौथी बात करें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना जरूरी है, और जो फिफ्थ बात करें म्यूचुअल एजेंसी। एजेंसी आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कस करके आते हैं और उसके जो इफेक्ट हैं वो डिस्कस करके आते हैं। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि हर पार्टनर प्ले डुअल रोल।
वन रोल इज ही एक्ट एज एन प्रिंसिपल और अदर रोल इज ही इज ऑल्सो एक्टिंग एन एजेंट। यानी कि हर पार्टनर डुअल कैपेसिटी में काम करता है। वो एक तरीके से प्रिंसिपल भी है और वो एक तरीके से एजेंट भी है। इसका मतलब है कि कोई दूसरा पार्टनर अगर कोई डिसीजन लेता है, कोई एक्शन लेता है, तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। तो इस तरीके से आप प्रिंसिपल हुए, क्योंकि प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशनशिप है आप लोग अच्छी तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत एजेंसी के अंदर पढ़ के आते हैं। तो वहाँ मालूम है कि एजेंट के किए गए कार्यों के लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है। तो अगर दो पार्टनर हैं, अब मैं नाम दे देता हूँ ए और बी, तो अगर बी कोई एक्शन लेता है तो उसके लिए ए जिम्मेदार है। तो क्योंकि दूसरे के एक्शन के लिए आप जिम्मेदार हैं, तो उसका मतलब है कि आप उसमें प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन साथ के साथ आप एजेंट भी हैं, क्योंकि आप कोई एक्शन लेते हैं तो उसके लिए बी भी इक्वली जिम्मेदार है। इस तरह की जो कॉन्सेप्ट है लॉ मेकर्स का, इस तरह का जो अवधारणा है, उसे कहा जाता है म्यूचुअल एजेंसी। इनके बहुत ज्यादा इफेक्ट हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, आप मेरे से उम्मीद नहीं कर सकते यहाँ पर। अब बात आती है सर पार्टनरशिप डीड में नॉर्मली क्या क्या लिखा हुआ होता है। ये केवल एक जनरल चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऑल्दो इसका भी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से मतलब नहीं है। आप डीड में आप सोचिए, याद करने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचिए कि आपका आपके एक दोस्त के साथ आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो आप नॉर्मली क्या क्या चीजें तय करके चलेंगे, वही चीज पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नॉर्मली आप क्या क्या चीजें तय करके चलना चाहते हैं। आप कैपिटल कंट्रीब्यूशन आप तय करेंगे कि भाई कोई पार्टनर कितना पैसा लेके आएगा, ठीक है। आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर नेम ऑफ द पार्टनर की बात करेंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। आप ये भी तय करना चाहेंगे कि किसको क्या मिल रहा है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात करना चाहेंगे आप, ठीक है ना। इसके अलावा आप ये बात करना चाहेंगे जी गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, यानी कि इस विषय के ऊपर भी आप बात करना चाहेंगे। अभी तो चलिए जीरो है, नई स्टार्ट हो रही है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा तो एक फर्म की अपने आप ही गुडविल होती है। गुडविल का मतलब है एक ख्याति, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको अर्न करने में मदद मिलती है। तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा और ट्रीटमेंट क्या होगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे होगी एंड ट्रीटमेंट कैसे होगा, किसको कितना मिलेगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये सब चीजें आप तय करके रखना चाहेंगे। इसके अलावा अगर आप सेटलमेंट इश्यूज होते हैं कि कोई पार्टनर अगर रिटायरमेंट ले रहा है, तो रिटायरमेंट की डेट तक के उसके क्या राइट्स होंगे, किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो इन्हें कहते हैं सेटलमेंट इशू। सेटलमेंट इशू, अगर किसी को बाहर जाना है, या चाहे बाई वो रिटायरमेंट जाए, चाहे वो डेथ हो जाए, तो उस समय के जो इश्यूज होते हैं वो आप कैसे निपटाएंगे। इसी तरीके से अगर किसी पार्टनर को एंटर लेना है, तो आप उसके लिए भी बात करेंगे कि किसी पार्टनर को एंट्री लेनी है तो किस तरीके से हम एंट्री ले सकते हैं। इसका मतलब एडमिशन एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में भी आप जिक्र करना चाहेंगे। देखिए अभी तो आप जीरो पे खड़े हैं, ठीक। तो हर ज्यादा अच्छा होता है कि जितने भी फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो जो इशू का कारण बन सकते हैं, उन्हें आज ही आप राइटिंग में लिख लें, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके डिस्प्यूट होने के जो चांसेस हैं वो मिनिमम हो जाते हैं। एग्रीमेंट बनाने का सिर्फ पर्पज यही है। आप ओरल भी बना सकते हैं और आप राइटिंग में भी बना सकते हैं। जब आप राइटिंग में बनाते हैं तो उसी को कह दिया जाता है डी। तो पार्टनरशिप डीड देखिए क्या है, रिटन एग्रीमेंट दैट डिफाइंस रूल्स ऑफ पार्टनरशिप।
की कंटेंट क्या होंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर हो गया, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म हो गया, कैपिटल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका क्या रहेगा, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, जो पार्टनर ने कैपिटल लगाई है क्या उस कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलने के प्रोविजन है या नहीं है, अगर कोई पार्टनर फर्म से पैसा निकालता है उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं, तो क्या उससे चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, सैलरी या कमीशन पार्टनर को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, फर्म का अकाउंटिंग ईयर क्या है, क्योंकि जैसे हम कंपनी में पढ़ते हैं तो कंपनी का तो फिक्स्ड है, ऑलवेज फाइनेंशियल ईयर डिफाइंड है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में या प्रोप्राइटरशिप में कोई अकाउंटिंग ईयर फिक्स नहीं होता है, ठीक है। वो अलग बात है कि आप ज्यादातर क्वेश्चन में 1 अप्रैल टू 31 मार्च देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में कोई फिक्स नहीं है, आप दिसंबर क्लोजिंग कर लीजिए, आप सितंबर क्लोजिंग कर लीजिए, आप जून क्लोजिंग कर लीजिए, वो आपका मन है। और इसके अलावा एक और पते की बात मैं बता दूं कि अकाउंटिंग पीरियड वर्ड इस्तेमाल होता है, अकाउंटिंग जब हम पढ़ते हैं, बेसिक प्रिंसिपल पढ़ते हैं, आप 6-6 महीने के भी आप पीरियड रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप 1-1 साल के रखें, लेकिन वो प्रैक्टिस है कि हर व्यक्ति हर एंटिटी वो 1-1 साल का पीरियड रखती है और वो जनरली फाइनेंशियल ईयर रखती है, दिस इज द प्रैक्टिस, लेकिन ये रूल नहीं है। तो यहाँ पर आपको अकाउंटिंग ईयर को बताना पड़ेगा अपना, सेटलमेंट रूल्स यानी कि रिटायरमेंट डेथ के केस में कुछ स्पेशल परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं तो उन्हें आज ही डिसाइड करके रख लीजिए, नहीं तो हर व्यक्ति अपने अपने बेनिफिट के हिसाब से चीजों को चलाने की कोशिश करेगा और उससे कोई चीज परफेक्टली रन नहीं हो पाती है, एक रूल आपको सेट करने पड़ेंगे। गुडविल अगर होगी तो वैल्यूएशन कैसे होगा, देखिए इसका कोई साइंटिफिक रूल तो है नहीं, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के रूल अभी से आप डिसाइड कर लीजिए, इसके बाद उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा वो डिसाइड कर लीजिए। ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द पार्टनर क्या होंगे, तो पार्टनरशिप डीड में, और ये सब चीजें केवल आइडिया के लिए दी गई हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है पार्टनरशिप डीड की, राइट्स एंड ड्यूटीज अलाइन हो जाती हैं, डिफाइन हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग को रोकने में मदद मिलती है और एक्ट एज ए लीगल एविडेंस ये काम करता है, ठीक है। ये तो सब चीजें हो गई बिल्कुल बेसिक, ठीक है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा लेना देना कुछ नहीं है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से में काम करेगा आपका जर्नल एंट्री में या किस तरीके से आप अकाउंट्स बनाओगे, तो वो चीज काम करेंगी। देखिए एक है पार्टनरशिप डीड और एक है पार्टनरशिप एक्ट। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ चीजों के बारे में साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन लगते हैं, तो कुछ प्रोविजन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जो उनका फर्क अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर पड़ता है, तो वो आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट डिफाइंड अंडर द पार्टनरशिप डीड, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, वो इक्वल होगा। समझ में आती है बात आपके, तो ये चीज कहाँ लिखी हुई है, ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई है। और कोई भी हम क्वेश्चन करेंगे तो पीएसआर की तो जरूरत पड़नी ही पड़नी है कि जो प्रॉफिट फर्म को आ रहा है, प्रोपराइटर में तो क्या होता है सारा ओनर को बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पर तो आपके 2 या 4 या 5 पार्टनर हैं, तो वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक ये ना पता हो तो आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे कैसे, आप एंट्री बनाओगे कैसे, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट या इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, तो ये एक रूल है जो कि पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। इसके अलावा जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अगर पार्टनरशिप डीड में इसकी प्रोविजन नहीं है, पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दी जाती है, क्यों चार्ज होनी चाहिए, ये एक मुद्दा है। तो बेसिकली देखिए हर एक व्यक्ति अलग अलग कैपिटल लगाता है, कोई 10 लाख रुपए लगा रहा है, कोई 5 लाख रुपए लगा रहा है, कोई 2 लाख रुपए लगा रहा है। तो आपने कभी सोचा है कि जो ज्यादा कैपिटल लगा रहा है उसे बेनिफिट क्या है, या तो उसे आप कैपिटल रेशो में पीएसआर दे दीजिए, वो चुप हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपने देखा कि हमेशा पीएसआर जो है वो कैपिटल रेशो में नहीं होता है, ठीक है। माना मैं ये कहता हूं कि ए बी सी
तीन पार्टनर है, ए बी सी तीन पार्टनर है, एक 10 लाख रुपए की कैपिटल लगा रहा है, एक 5 लाख की कैपिटल लगा रहा है, एक 3 लाख की कैपिटल लगा रहा है, ठीक है ना। तो या तो पीएसआर ये हो जाए 10, 5, 3, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, तो फिर भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन हमेशा पीएसआर ऐसा तो होता नहीं कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रूप में, हो सकता है कि इक्वल इक्वल पीएसआर हो। तो ऐसे में ये अपने आप को कैसे समझाए, या ये अपने आप को कैसे समझाए कि भैया सी तो 3 लाख रुपए लगा रहा है, मैं 5 लाख रुपए लगा रहा हूँ, मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो मैं ज्यादा क्यों लगाऊं, ठीक है ना। मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, ठीक है, लेकिन सभी लोग इक्वल इक्वल पार्टनर हैं, सभी का पीएसआर इक्वल है और मैं ज्यादा कैपिटल लगा के चल रहा हूं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी चीज को रोकने के लिए दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसी चीज को रोकने के लिए दिया जाता है। भैया जिसकी ज्यादा कैपिटल है वो इंटरेस्ट भी ले लो ना, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट अराइज होंगे ही नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज होंगी ही नहीं। लेकिन अगर पार्टनर डीड साइलेंट है तो एक्ट ये कहता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू एनी पार्टनर। ये आपको कुछ बेसिक प्रोविजन जो एक्ट के प्रोविजन है यू शुड रिमेंबर। 5-6 प्रोविजन है। पहला प्रोविजन है आपका पीएसआर क्या होगा, पीएसआर इक्वल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा या नहीं होगा इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्पीक्स दैट interest on capital is allowed at a certain percentage, then interest on capital will be allowed। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो रूल ये काम करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड टू एनी पार्टनर। क्लियर हो गई बात, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। इसके अलावा जो पीएसआर है ये इक्वल होगा। अब बात आती है सैलरी कमीशन। ऐसा होता है ना कि जब आप फर्म में काम कर रहे हैं तो हर एक पार्टनर इक्वली मेहनत से काम नहीं करेगा, किसी की मेहनत ज्यादा है, किसी की मेहनत कम है। तो जो मेहनत ज्यादा कर रहा है उसकी वजह से प्रॉफिट भी फर्म को ज्यादा आ रहा है, लेकिन भाई बांट के सब इक्वल लेके जा रहे हैं, या जो भी उनका डिसाइडेड पीएसआर है उसमें लेके जा रहे हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बहुत अच्छा रहता है कि आप वर्किंग पार्टनर का सैलरी और कमीशन भी डिसाइड कर लें कि जो जितना काम करेगा उसे इतना रेम्युनरेशन दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन रूल ये है कि अगर पार्टनर डीड साइलेंट है तो नो सैलरी नो कमीशन टू अलाउड एनी पार्टनर। यानी कि कोई कितनी भी मेहनत कर रहा है लेकिन वो अपने मेहनत के बदले में इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, या तो डीड में आप इस चीज के प्रोविजन बना लीजिए, अगर आप बना लेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर डीड साइलेंट है तो अपने आप में एक्ट ने कोई सैलरी कोई कमीशन की व्यवस्था नहीं कर रखी है, इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। अगर कोई पार्टनर जो है पैसा फर्म से निकालता है अपने प्राइवेट पर्पज के लिए, तो क्या उसे उसके ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा? ये फर्म की इनकम हो जाएगी, पार्टनर के लिए खर्चा हो जाएगा। बाकी जितनी भी ऊपर की 3 चीजें हैं वो फर्म के लिए लॉस है, ठीक है, और पार्टनर के लिए इनकम है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या फर्म चार्ज कर पाएगी पार्टनर से इफ देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर? तो आंसर इज नो। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है पार्टनर को अगर डीड साइलेंट है, और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम चार्ज कर सकते हैं। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात है, यानी कि लोन क्या है। इफ एनी पार्टनर गिव सम मनी ओवर एंड अबव द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अगर कोई पार्टनर फर्म को कुछ पैसा फाइनेंस करता है ओवर एंड अबव द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स लोन, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स लोन। तो क्या पार्टनर्स को उसके दिए गए लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा? द आंसर इज यस, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट तब भी।
अगर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई भी व्यवस्था नहीं है तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन पर ब्याज दिया जाएगा और उसका रेट होगा 6%। उसका रेट होगा 6%। बात को समझ लीजिएगा कि अगर कोई पार्टनर फाइनेंस करता है फर्म को ओवर एंड अबव द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स लोन। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप एग्रीमेंट है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का जिक्र नहीं है, ठीक है, तो एक्ट ये कहता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज किया जाएगा, यानी कि देना पड़ेगा पार्टनर को, और वो है 6%। समझ आ रही है बात? एक चीज और मैं बता देता हूं, ये थ्योरी जो मैं अगली बताने वाला हूं ये सब जगह से गायब है, लेकिन इंस्टीट्यूट कई बार ऐसी ऐसी थ्योरी से ही क्वेश्चन पूछने का कष्ट करता है कि जो बच्चों को कई बार स्किप हो जाती है। जनरल तो हम पढ़ ही लेते हैं, ये सब चीजें तो हर बच्चे ने पढ़ रखी होगी। अगर ये तो है इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ठीक है ना, पार्टनर ने लोन दिया, ये फर्म के लिए क्या है, एक एक्सपेंसिव है। ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हो, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हो कि 1 महीने के लिए उसे जो होता है, 2 महीने के लिए जो होता है, 5 महीने की जो होता है, लोन वो वापस हो जाएगा। तो क्या फर्म उस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज कर पाएगी अगर डीड में कुछ नहीं है? ये सारी बातें मैं तब बात कर रहा हूं अगर डीड में कुछ नहीं है, अदरवाइज अगर डीड में है तो वही लगेंगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट लोन गिवन टू पार्टनर, यहां पे तब पार्टनर गिव द लोन टू द फर्म, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, यानी कि फर्म के लिए ये इनकम का काम करेगा। तो अगर पार्टनर लोन देता है तो एक्ट में ये व्यवस्था है कि अगर डीड में तुमने व्यवस्था नहीं भी कर रखी है तो भी तुम 6% चार्ज करोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रही है तो यहां पर अगर या तो डीड में लिख लीजिए इस बात को, अदरवाइज अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो फर्म इज नॉट एंटाइटल्ड टू चार्ज एनी इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द पार्टनर, ठीक है। यहां बच्चे गलती कर सकते हैं इस बात के लिए क्योंकि ये कहीं चीज लिखी भी नहीं है, ठीक है। मतलब डीड में एक्ट में तो सब लिखी भी है, लेकिन अकाउंट्स में मैंने देखा कि ना इंस्टीट्यूट ने इस बात को लिखा अभी तक अपनी थ्योरी में, और इन जनरल जो और बुक्स आती हैं वहां पर भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट बनता है, इस बात को दिमाग में रखना है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं या नहीं हुई हैं, ठीक है। यही सारी चीजें मैंने यहां पर लिखी हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6% पर एनम के रेट से अगर डीड नहीं है, एब्सेंस है। सैलरी टू द पार्टनर नॉट अलाउड है। और एडमिशन ऑफ पार्टनर विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर संभव है। ऑल्दो इस लास्ट वाले का जो जिक्र है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कहीं नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये तो एक लीगल बात है कि आप पार्टनर को एडमिट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वो हमने पार्टनर डीड में देखा है कि डीड में व्यवस्था होती है, लेकिन अगर नहीं है तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर ही एडमिशन संभव है किसी भी नए पार्टनर का। तो यहां तक कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, मुझे बताइए, यस और नो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत हो बताइए। वेरी गुड। अब एक चीज और समझिएगा, हम प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट पढ़ के आए हैं, हम कंपनी के भी फाइनल अकाउंट पढ़ के आए हैं, अब हमें पार्टनरशिप के पढ़ने, ठीक है। कंपनी में तो हर चीज के लिए एक सेट ऑफ रूल है, और कंपनी के फाइनल अकाउंट बहुत ज्यादा आपको पढ़ाई भी नहीं जाते, बस यहाँ पर जो सीए के फाउंडेशन लेवल पर है
वो सिर्फ बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। इवन प्रॉफिट एंड लॉस का तो फॉर्मेट भी अभी हमारे सीए फाउंडेशन में उन्होंने जोड़ा नहीं, ठीक है। लेकिन इतना जरूर है कि हर चीज का एक सेट ऑफ रूल्स है। अगर बैलेंस शीट में भी अगर कोई आइटम आपको दिखलानी है तो कौन चीज ऊपर जाएगी, कौन सी चीज नीचे जाएगी, और उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका टी फॉर्मेट भी नहीं, ठीक है। अब बात आती है पार्टनरशिप की, ठीक है। हम प्रोप्राइटरशिप में एक जो ट्रेडिशनल वे है फाइनल अकाउंट बनाने का, उसमें सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। आपको मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, फिर भी 2-4 आइटम में लिख देता हूं। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, इधर बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, इधर टू वेजेज वगैरह आ जाएंगी। और अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा हुआ तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन आ जाएगा। इस तरीके से ये ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस कर लिया जाता है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट को हम बाय में कॉपी करते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसे बाय में कॉपी करते हैं। इधर फिर कुछ खर्चे आते हैं, टू सैलरी, टू बोनस, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू डेप्रीसिएशन। इस तरीके से बहुत सारे खर्चे आते हैं। बाई में भी कुछ इनकम आ सकती है, बाई सन्ड्री रिसीव। तो यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है ना, और भी लिस्ट हो सकती है। तो अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो यहाँ पर आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। और इसे हम लोग क्या कर देते हैं, बैलेंस शीट में ले जाते हैं, कैपिटल में जोड़ देते हैं। ये एक हमारा एक वीक रहता है। आपने प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे, तो उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न दोनों के आपको पढ़ाए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ट्रेडिंग अकाउंट को भी फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब उसके कुछ आइटम मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, कुछ जो बच जाते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। तो मैं ये चीज पहले भी आपको कई मर्तबा बता चुका हूं कि कहीं पर भी कोई एक सेट ऑफ रूल नहीं है। ये डिपेंड करता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है ना। आप चाहते क्या है। लो तो कहीं लगता ही नहीं है। प्रोप्राइटरशिप में कहीं लो नहीं लगता, पार्टनरशिप में फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए कोई लो नहीं लगता। कंपनीज में जरूर लो का काम है, वो आपको उन्हीं सेट ऑफ रूल से बनाने पड़ेंगे। अब हमें जो सिखाया जाता है कि सर फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग एंड पीएनएल से बन सकता है, फाइनल अकाउंट आपका मैन्युफैक्चरिंग फिर ट्रेडिंग फिर पीएनएल से बन सकता है। और जब मैंने पीएनएल बता रहा था तो उस समय मैंने बताया होगा केवल एक थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि आप उन चीजों को समझ पाए कि मेनी टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस को भी फर्दर पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग निकालेंगी, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग निकालेंगी। तो जिस एंटिटी को जितना डिटेलिंग चाहिए उसे फिर वो व्यवस्था करनी पड़ती है। क्योंकि हमारे कोर्स में वो चीज है नहीं, तो हम ऑपरेटिंग और नॉन प्रॉफिट में झंझट में नहीं फंसते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया, ठीक है ना, कि उस चीज के भी फिर रूल्स हैं कि ऑपरेटिंग में क्या जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग में क्या जाएगा। अब मैं क्यों ये सब चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि जब आप पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस के भी दो पार्ट बनते हैं। जो पहला वाला पार्ट है जो आप बना के आए हैं वो तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। ये जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, ये कैपिटल में जाता है जनरली हमारा। लेकिन पार्टनरशिप में एक अकाउंट वो बनता है जिसे हम कह देते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक अकाउंट वो बनता है जिसे हम कह देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो यहां से नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, ये ट्रांसफर होगा फर्म के केस में टू नेट प्रॉफिट, जैसे कहेंगे टू बैलेंस ट्रांसफर टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां से अब आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू होता है पार्टनरशिप का।
कि हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है कि पीएनएल के भी दो पार्ट बनाने पड़ेंगे हमें। चाहे तो इसी के नीचे से स्टार्ट कर दीजिए, जैसे हम यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर यहाँ पर पीएनएल अकाउंट, नया नाम थोड़ी देते हैं, यही लिख देते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट, और फिर टू ग्रोस प्रॉफिट सीडी बाई ग्रोस प्रॉफिट बीडी आ जाएगा, बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि टू नेट प्रॉफिट की जगह फिर यहाँ पे लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी या बाई नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, या अलग से भी बना सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं अलग से ही कर रहा हूं, चलिए, बाई प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, बाई प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। अब जो भी पार्टनर से रिलेटेड चीजें हैं, जो जैसे सैलरी है, तो सैलरी टू पार्टनर, ये एप्रोप्रिएशन में आएगी, पीएनएल में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप किसी और एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो पीएनएल में आएगी। ठीक है ना, अभी इनका भी मैं टेक्निकल नाम बताऊंगा। इसी तरीके से टू कमीशन दे रहे हैं आप, पार्टनर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो वो भी यहीं आएगा। इसके अलावा बोनस दे रहे हैं आप पार्टनर को, वो भी यहीं आएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर को दे रहे हैं, वो भी यहीं आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर रहे हैं, वो भी यहीं आएगा। इसके अलावा अगर कोई फर्म अपने सारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती है, वो रिजर्व बना के रखना चाहती है, तो टू जनरल रिजर्व अगर बनेगा तो वो भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ही आएगा। अब जो बैलेंस बच जाएगा, अब जो बैलेंस बच जाएगा वो आपका प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर मैं तीन पार्ट न मान लूं, एक्स वाई जेड, ठीक है, तो इनकी कैपिटल में वो ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरीके से आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। ठीक है, अब कौन सी चीजें पीएनएल में आएंगी, कौन सी चीजें एप्रोप्रिएशन में आएंगी, ठीक है ना, जो चीजें पीएनएल में आती हैं यहीं पर लिख लीजिएगा, जहां पर मैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनर में सिचुएशन लिखवा रखी हैं। तो जो चीज पीएनएल में आती है उन्हें कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ध्यान से समझिएगा, उन्हें कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चलिए मैं यहां पर अलग से करवा देता हूं आपको। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो चीजें पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएंगी वो चीज कहलाएंगी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और जो चीजें पीएनएल में आएंगी वो चीज कहलाएंगी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये जो अंतर मैं कर रहा हूं ये सिर्फ जो पार्टनर्स से रिलेटेड आइटम है, चाहे पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, चाहे पार्टनर से रिलेटेड इनकम, उनकी बात हो रही है। जिनका पार्टनर से लेना देना कुछ है ही नहीं, वो सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही है, वो सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही हैं, यानी कि वो पीएनएल में ही आएंगे। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा, ये जो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिमार्केशन कर रहा हूँ, ये रिलेटेड टू पार्टनर है। ठीक है ना, एक्सपेंसेस वेदर इनकम रिलेटेड टू पार्टनर, मैं यहां लिख देता हूं, चलिए, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑब्लिक इनकम रिलेटेड टू पार्टनर की हम बात कर रहे हैं।
जिनका पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है, वो सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, उनका एप्रोप्रिएशन में कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, अब एक एक चीज करके करते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना, किस पर? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, तभी तो हम उस पर इंटरेस्ट देंगे ना। अगर पार्टनर डीड साइलेंट भी है तो भी इंटरेस्ट पे दिया जाता है 6% के रेट से। तो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, उस पर इंटरेस्ट अगर हम दे रहे हैं, फर्म दे रही है, तो दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ये बिलो द लाइन आएगा। इसका एक टेक्निकल वर्जन है, बिलो द लाइन अबव द लाइन, यानी कि जो एप्रोप्रिएशन है उसे हम कई बार बिलो द लाइन भी बोला करते हैं, और जो चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है उसे बोलते हैं अबव द लाइन। तो ये मैंने सारी टर्मिनोलॉजी तुम्हें समझा दी है, ये कुछ नहीं पता कि क्वेश्चन किस रूप में वहां पेपर में पूछा जाए। ठीक है, तो हमें टर्मिनोलॉजी के सारी समझ सारी होनी चाहिए। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को यहाँ चलिए लिख भी देता हूं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को अबव द लाइन, अबव द लाइन भी बोला जाता है, और इसे बिलो द लाइन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जैसे अगर पार्टनर की कोई प्रॉपर्टी आपने किराए पर दी, उसे रेंट आप दे रहे हैं, अगर किसी और की दी तो वो तो हमेशा ही आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। लेकिन अगर पार्टनर की भी ली तो रेंट गिवन टू पार्टनर, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है ना। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में सैलरी, कमीशन, बोनस गिवन टू पार्टनर, ये सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इसी तरीके से, क्योंकि हम एक्सपेंसिव इनकम दोनों की बात कर रहे हैं, हम बात ये नहीं कर रहे कि क्या चीज डेबिट में आएगी क्या चीज क्रेडिट में आएगी, हम फिलहाल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कौन सी चीज कहां आएगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, अभी मैंने लिख के भी बताया था आपको। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इसी तरह से ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो बटेगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये सब क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। जहां तक कोई डाउट समस्या हो तो पहले उसे क्लियर कर लीजिए, किसी भी तरह की कोई डाउट समस्या हो तो। बेस अगर हमारा बढ़िया बन जाता है तो आगे बहुत फास्ट आप देखेंगे चीजें होती चली जाएंगी। बेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी समस्या हो तो बताइए मुझे। चलिए, तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि कौन सी चीज हमें कहाँ शो करनी है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड पहले कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। A and B start business on 1st January 22 with capital of 30,000 and 20,000। दोनों ने स्टार्ट किया एक अपना बिजनेस 1st January 22 को। According to the partnership deed, B is entitled to a salary 500 per month and interest is to be allowed on capital at 6% per annum। तो डीड में साफ साफ प्रोविजन है कि बी को सैलरी भी दी जाएगी, ए को नहीं दी जाएगी, बी को दी जाएगी,
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम दोनों को दिया जाएगा। द रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:3। जो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट है वो पार्टनर में बट जाएगा 5:3 के रेशो में। ड्यूरिंग 22 द फर्म अर्न ए प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 25,000। यानी कि अभी तक ये दोनों खर्चे चार्ज नहीं हुए हैं और इससे पहले का जो प्रॉफिट है यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस से निकल के आता है वो प्रॉफिट जो है वो 25,000 है। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रो 8,000 एंड बी विड्रो 10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पज। दोनों ने पैसे निकाले हैं। गिव जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। जो पूछा है वो आपको पेपर में करके आना है। बाकी मैं इसी क्वेश्चन के साथ बहुत सारी चीजें और सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। उससे क्या हो जाएगा, बहुत सारे आगे के क्वेश्चन एक ही झटके में खत्म हो जाएंगे। एक ही क्वेश्चन से मैं बहुत सारी चीजें आपको सिखा रहा हूं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 साथ के साथ करते चले जाइएगा आप। देखिए इन्होंने सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी है, इन्होंने सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी हैं, लेकिन मैं आपको पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवा रहा हूं, ठीक। बाय नेट प्रॉफिट 25,000 यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस से आया है बाय नेट प्रॉफिट, इसे ये भी कह सकते हैं बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000, ठीक है। सैलरी बी को मिल रही है तो इसे लिखते हैं टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। और ब्रैकेट में लिख देते हैं सेल, कि हमें ये पता लग जाए कि ये जो कैपिटल अकाउंट में जा रहा है पैसा, क्योंकि बहुत सारी एंट्री कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही पास होती है, ठीक। तो वो किस चीज का है, केवल इस आइडेंटिफिकेशन के लिए है। 500 पर मंथ यानी कि 12 मंथ का कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो हम इसे लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि दोनों को मिल रहा है। तो यहां दिखलाने के लिए क्या लिख देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हेडिंग हो जाती है, ठीक है। और किस किस के कैपिटल अकाउंट में जाना है वो यहां पर हम दिखला देते हैं। तो एज कैपिटल और बीज कैपिटल ये केवल शो करने का तरीका है, बाकी एंट्री कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही जाएगी, इस बात को समझ लीजिएगा। केवल हम यहाँ लिख देते हैं, ऐसा लग रहा है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एंट्री बनेगी, नहीं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और नरेशन में आ जाएगा कि ये एंट्री किस चीज के लिए बन रही है, इंटरेस्ट ड्यू के लिए बन रही है। तो 30,000 का 6% कितना आएगा, 1800, और 20,000 का 6% कितना आएगा, 1200, ठीक है। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है पहले तो वो निकालना पड़ेगा, 25,000 माइनस 6,000 माइनस 3,000, 16,000 बच गया। तो ये ट्रांसफर हो जाएगा इनके कैपिटल अकाउंट में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। फिर यहां पर एज कैपिटल और बीज कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये मुझे लेस करने के बाद पता लग गया कि मेरे पास 16,000 रुपए का प्रॉफिट बचा हुआ है। इस 16,000 रुपए को 5:3 में बांटना है आपको। तो एक का आ गया 10,000 और एक का आ गया 6,000। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें खत्म करा दूंगा। थ्योरी अगर एक बार क्लियर हो जाती है, आप देखिएगा बहुत तेजी से हमारे क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाते हैं और कहीं भी हमें फंसने की जरूरत नहीं होती है।
जब कॉपी कर लें बताइएगा। जब कॉपी हो जाए बताइएगा। अब देखिए, अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वैसे तो ए कैपिटल अकाउंट अलग बनना चाहिए, बी कैपिटल अकाउंट अलग बनना चाहिए, अगर 3 पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट अलग बनना चाहिए। लेकिन हम लोग एकेडमिकली क्या कर लेते हैं, कॉलम खींच लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज बार बार लिखनी पड़ेगी, टाइम ज्यादा लगेगा, तो इस वजह से कॉलम खींच ले जाते हैं। अदरवाइज वैसे अलग अलग बनते हैं। जैसे 2 पार्टनर है यहाँ पर, तो 2 कॉलम खींच लिए अमाउंट के हमने, पर्टिकुलर्स का एक ही रहने दिया क्योंकि सेम चीजें आनी है पर्टिकुलर्स में। तो पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। अब बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, बल्कि बैलेंस नहीं लिखेंगे, बच्चे गलती कर देते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 जनवरी 22 विद कैपिटल ऑफ 30,000 एंड 20,000। तो इसका मतलब आएगा बाई बैंक अकाउंट। और अगर डेट लिखने की जरूरत पड़ी, मैंने डेट का कॉलम खींचा नहीं है, तो जनवरी 1 22 आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन से साफ पता लग रहा है कि ये लोग कैलेंडर ईयर को अपना अकाउंटिंग ईयर मान रहे हैं। तो बाई बैंक अकाउंट 30,000 और 20,000, क्योंकि इसी साल आपका बिजनेस शुरू हुआ है, तो बैलेंस नहीं आएगा ये, ठीक है। ये तो हुई बात जनवरी फर्स्ट की, जनवरी फर्स्ट की। अब बाकी जितने भी चीजें हैं, जैसे बी की कैपिटल में आपने 6,000 रुपए इंटरेस्ट के, सॉरी, बी की कैपिटल में सैलरी दिया आपने, ठीक है, 500 रुपए पर मंथ। तो हर महीने देखा जाए कैपिटल जो है सैलरी की एंट्री होती रहेगी, लेकिन यहाँ पर हमें वो सब नहीं दिखलाना होता है। तो दिसंबर 31 में एंट्री करोगे आप, दिसंबर 31 में एंट्री करोगे बाई बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। एंट्री इसी नाम से बनेगी और यहां लिख सकते हो आप सैलरी 6,000, ठीक है। यहाँ पर आप अगर देखा जाए तो बाई सैलरी अकाउंट में लिख सकते हो 6,000 रुपए, लेकिन अगर हम एंट्री की बात करें तो सैलरी के नाम से एंट्री नहीं बनती, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट तो पार्टनर कैपिटल के नाम से बनती है। तो जो सही, अगर हम अकाउंटिंग के ट्रांसफर रूल्स की बात करें कि एंट्री से अकाउंट कैसे बनता है, तो सही जो नाम है वो बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आएगा। लेकिन आप प्रैक्टिस में देखेंगे कि बहुत सारी जगह कैपिटल अकाउंट को कुल मिला के क्रेडिट करना है तो भाई सैलरी के नाम से भी हम लोग कर देते हैं, लेकिन एंट्री नहीं बनती उस नाम पे। इसी तरीके से दिसंबर 31 में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो 1800 था ये का और 1200 है बी का। और एक लास्ट में दिसंबर 31 में ही जो रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है, तो वो भी बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट
यहाँ लिख देते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो कितना कितना आया था, 10,000 और 6,000, 10,000 और 6,000। यहाँ पर अकाउंट का बैलेंस निकालना है, आता ही है। डेबिट में कोई आइटम, हाँ डेबिट में भी एक आइटम थी, इन्होंने लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 8,000 एंड बी विड्रॉ 10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पज। तो टू बैंक अकाउंट इन्होंने पैसा निकाला है ना, तो ए ने 8,000 निकाला है, बी ने 10,000 निकाला है। आप कहेंगे सर ये P&L अप्रोप्रिएशन में तो आया नहीं। अरे नालायक को, ड्राइंग थोड़ी आते हैं बेटा। हर चीज ये जरूरी थोड़ी है कि जो कैपिटल अकाउंट में आएगी वो P&L अकाउंट में भी आएगी। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो वो P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आ जाता, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भी है, चार्ज करना भी है, नहीं करना है, तो अभी मैंने रूल लिखाए थे कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल नॉट बी चार्ज। लेकिन पैसा तो निकला है ना, तो इसलिए यहां तो आएगा। अब जो आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, निकाल लीजिएगा। एक कितना आएगा, 30,000 प्लस 1,800 प्लस 10,000 माइनस 8,000, इट विल कम 33,800। बी का कितना आएगा, 20,000 प्लस 6,000 प्लस 1,200 प्लस 6,000, ये टोटल आ गया 33,200, और 10,000 तो उसमें से माइनस होंगे, तो 23,200। दिस इज द बैलेंस ऑफ बीच कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? अब जो आपसे मांगी थी वो क्या मांगी थी, जर्नल एंट्री। तो वैसे तो अकाउंट बना लिए, तो जर्नल एंट्री भी बहुत इजी है बनानी। दिसंबर 31 में एंट्री होगी, पहले बी की सैलरी आएगी दिसंबर 31 में, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट, 6,000 बीइंग, किस चीज के लिए सैलरी है, बीइंग सैलरी ड्यू टू बी एट द रेट 500 पर मंथ। दूसरी जो एंट्री होगी उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की होगी, तो ये भी P&L अप्रोप्रिएशन से दिया जाता है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। हमारा निकल के आ गया था 1,800 ए की कैपिटल का, बी की कैपिटल का 1,200 और टोटल 3,000। तो बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। क्लियर है? अब जो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट था वो भी डिस्ट्रीब्यूट होना था, जो हमारा 16,000 आया था। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू
एज कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो 10,000, 6,000, तो टोटल 16,000। इधर क्या करोगे, बीइंग रिमेनिंग प्रॉफिट that is 16,000 distributed between A and B in the ratio 5:3। ये मैंने पूरा लिखवा दिया है, बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इस पूरी नरेशन को लिखें, बस इतना भी लिख सकते हैं, बीइंग रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, वो भी काम चल जाएगा। कोई और भी एंट्री आएगी क्या? कोई और भी एंट्री आएगी क्या? यस, अनन्या ने लिखा है ड्राइंग की एंट्री आएगी। चलिए मैं लिख कर देता हूं कि अगर ड्राइंग की एंट्री आएगी तो क्या एंट्री आएगी। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 8,000, 10,000, 18,000। क्वेश्चन के हिसाब से ये एंट्री नहीं आनी है, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि मैंने कहा आपसे कि मैं बाकी सारी चीजें भी सिखा रहा हूं उसमें, तो इसलिए मैंने बना दी एंट्री, लेकिन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंट्री नहीं आनी, ठीक है। ये 3 एंट्री करनी थी, ना आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना क्वेश्चन के हिसाब से, और ना ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। ये तो चलिए आप पहचान ही लेंगे कि सर P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, लेकिन इसमें आप ये भी, मतलब ड्राइंग की एंट्री क्यों नहीं बनानी जब एंट्री पूछी है, तो समझिए, गिव जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि आपको जो जर्नल एंट्री है वो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड देनी है, और जो भी एप्रोप्रिएशन में आइटम आती है वो सब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है ना। यहाँ पे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का मतलब सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आप नाम समझिएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट को क्या नाम दिया जा रहा है उससे मतलब नहीं है, उसे सैलरी के रूप में पार्टनर को दिया जा रहा है, उसे बोनस के रूप में दिया जा रहा है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दिया जा रहा है, इट्स ऑल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की इन्होंने एंट्री मांगी थी, ड्राइंग्स की एंट्री नहीं मांगी थी, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन को बड़े सावधानी से पढ़ना है, और जानबूझ के मैंने पूछा था क्योंकि जिससे आप भी वहां पे पेपर में क्वेश्चन को पढ़ते हुए फोकस कर पाए। अगर आपने एक्स्ट्रा वर्क किया है, इसका टाइम भी वेस्ट होता है एक तो, ठीक है ना, और उसके नंबर कुछ है नहीं फिर, बल्कि उनके पास ये
पावर है कि आपने अगर एक्स्ट्रा काम किया है तो उसके नंबर काट सकते हैं। 11-12 में तो नहीं कटते थे इस बात के, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल काट सकते हैं क्योंकि आप क्वेश्चन को शायद समझ नहीं पाए। क्लियर है चीज? कॉपी कर लिया? सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम, रहीम एंड करीम आर पार्टनर इन ए फर्म। They have no agreement in respect of profit sharing ratio, interest on capital, interest on loan, advance by partner and remuneration payable to partner। ये कह रहे हैं कि कोई एग्रीमेंट था ही नहीं रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका मतलब है इक्वल जाएगा। रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द पार्टनर, इसका मतलब है कि 6% तो तब भी मिलेगा, ठीक। एंड रेमुनरेशन पेबल टू द पार्टनर का मतलब है कोई रेमुनरेशन पार्टनर को नहीं मिलेगा। इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दे हैव पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लेम। अब बारी आई डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट की, तो हर एक व्यक्ति अपना अपना क्लेम कर रहा है। राम हु हैज कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम कैपिटल डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, बट रहीम एंड करीम डू नॉट एग्री। राम जिसने की सबसे ज्यादा कैपिटल लगाई थी वो चाहता है कि 10% कैपिटल पे इंटरेस्ट मिले। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो उसे ही मिले, मतलब कह रहा है कि सबको मिले, लेकिन मिले। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में मिले। रहीम और करीम इस बात की सख्त मनाही करते हैं। तो इसके ऊपर अपने कमेंट देने हैं बेसिकली कि बिकॉज देयर इज नो एग्रीमेंट, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, तो जो प्रोविजन है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के वो अलाउड नहीं होता है, और रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के वो इक्वल जाता है, कैपिटल रेशो में नहीं जाता। इसी बात को आपको लिखना है। सेकंड जो क्लेम है, रहीम डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस एंड डिमांड सैलरी एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ, बट राम एंड करीम डू नॉट एग्री। रहीम ज्यादा अपना बिजनेस में समय लगाता है और वो इसके लिए वो चाहता है कि मुझे कोई इतना कुछ सैलरी मिले, चाहे वो 500 रुपये पर मंथ ही क्यों ना मिले। राम और करीम एग्री नहीं करते हैं। तो यहाँ पर राम और करीम बिल्कुल सही है और रहीम को उसका कोई मेहनताना नहीं मिलेगा। तीसरी बात जो है, करीम डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 2000। ये लोन है 2000 रुपए का, एडवांस बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विद 12%। तो करीम ने लोन एडवांस कर रखा है फर्म को 2000 रुपए का, और वो इस पर जो मार्केट में रेट चल रहा है 12% का वो चाहता है। तो 12% तो नहीं मिलेगा, उसके चाहने से कुछ नहीं होता। हाँ, अगर डीड में लिख देते रेट को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डीड में तो कुछ लिखा भी नहीं है आपने। तो एक्ट अपने आप में कहता है कि 6% आपको मिलेगा। तो केवल यही एक क्लेम तीनों में से ठीक है। How shall you settle the dispute and prepare profit and loss appropriation account after transferring 10% of the divisible profit to the reserve? Net profit before taking into account any of the above claim amounted to 45,000 at the end of the first year of their business। तो देखिए जो ऊपर के क्लेम हैं जिसका थ्योरेटिकल आंसर है वो तो आप खुद कर लीजिएगा। मैं तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देता हूं आपके लिए, बाकी तो सब थ्योरी में आएगी चीज। लिखनी जरूर है आपको, थ्योरी में आनी है चीज। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड, ये सब आपको प्रेजेंटेशन में लिखना है, चाहे ईयर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ इन्होंने, आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है।
बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम आ जाएगा, बताइए कितना आएगा, बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट। सभी बच्चे बताएंगे कितना आएगा। इतना समय नहीं लगना चाहिए। सभी का आंसर आ रहा है 45,000, जो कि गलत आंसर है। ये कहना चाह रहे हैं कि 45,000 का प्रॉफिट है और अभी तक कोई भी क्लेम इसमें से नहीं एडजस्ट हमने किया है, करना भी नहीं है। हमें ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, ना हमें सैलरी देनी है, लेकिन करीम जो 2,000 रुपए का एडवांस दिए हुए बैठा है उस पर 6% इंटरेस्ट तो देना है ना। बताइए आप मुझे, जो कि 120 आता है। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट थोड़ी होता है। तो यानी कि अगर आप पीएनएल बनाते तो 120 रुपए माइनस करके आते ना वहां से, बनाना नहीं है वो अलग बात है। तो यहां पर आप माइनस करके ही तो दिखला पाएंगे। बोलो हाँ या ना। बोली बेटा हाँ या ना। वर्किंग नोट में से दिखलाना है आपको। वैसे इतनी छोटी चीजें जैसे मैंने यहां दिखलाई है वहां से भी काम चल सकता है, लेकिन इस पॉइंट को समझना है कि हमें यहाँ पर वो प्रॉफिट चाहिए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आया होगा। अब ये कह रहे हैं कि रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो 10% ऑफ 44,880, तो 4488 आ जाएगा। अब बाकी बचा हुआ प्रॉफिट ट्रांसफर करना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। राम, रहीम और करीम, पहले बैलेंस प्रॉफिट निकाल लीजिए। ये आ जाएगा आपका 40,392। अब क्योंकि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट दे ही नहीं रखा तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 13,464। एडिट क्लियर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं।
A and B start business on 1st January 22 with capital of 30,000 and 20,000. According to the partnership deed, B is entitled to a salary of 500 per month. तो यहाँ पर डीड ये प्रोविजन रखती है कि 500 पर मंथ का इसे सैलरी मिलेगी एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल 6%. तो 30,000 पर 6% मिल जाएगा और 20,000 पर 6% मिल जाएगा. द रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द रेशो 5:3. जो बाकी प्रॉफिट बचेगा वो 5:3 में बट जाएगा. During 22, the firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital amounting to 25,000. During the year, A withdraw 8,000, B withdraw 10,000 for domestic purpose. Prepare P&L appropriation account. जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जहां उन्होंने मांगा नहीं था, ठीक है ना, और हमने दे दिया था और मैंने P&L appropriation बनवा दिया था, उसी का भाई है ये क्वेश्चन नंबर 3. बताइए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? उन्होंने P&L appropriation नहीं मांगा था, केवल एंट्री मांगी थी और मैंने आपको बनवा दिया था. क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा. A and B start business on 1st January 22 with capital 30,000, 20,000. According to the partnership deed, B is entitled to a salary 500 per month and interest is to be allowed on opening capital 6% per annum. The remaining profit are to be distributed among the partner in the ratio 5:3. During 22, firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital amounting to 25,000. During the year, A withdraw 8,000, B withdraw 10,000 for domestic purpose. Prepare partner capital account of A and B. ये भी क्वेश्चन नंबर 1 ही है जो मैंने आपको कैपिटल अकाउंट बनवा दिया था. यस वंशिका? कोई नहीं. तो क्वेश्चन नंबर 4 भी एक तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के साथ मैंने करा दिया था. ये सब स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हैं, अगर आप चेक करेंगे तो इसी सीक्वेंस में स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन गिवन है. बताइए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? वह तो मैं करा ही चुका हूं, इसमें ना होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है. क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 5 में आगे बढ़ने से पहले मैं देखता हूं कि क्या पूछा है इसमें. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आपको समझाया गया है. अभी भी हमने निकाला ही है, लेकिन उसमें क्या होता था कि एक कांस्टेंट कैपिटल थ्रू आउट द ईयर रहती थी. यानी कि ये बता देते थे कि ओपनिंग कैपिटल 50,000 है या 30,000 है, उस पर आप 6% के रेट से इंटरेस्ट निकालिए. क्वेश्चन में रेट भी गिवन था, और अगर क्योंकि डीड में प्रोविजन है ही नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं कर सकते. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, जिससे याद हो जाए ये सारी चीजें आपको. अब क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा आगे बढ़ता है और वो जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसमें एंटर करता है कि ऐसा थोड़ी ही होता है रियल लाइफ सिचुएशन में कि बस जो कैपिटल आपने लगा दी, बीच में आप कभी एडिशनल कैपिटल नहीं लगाएंगे, कभी विड्रोवल नहीं करेंगे, तो हर चीज संभव है. तो मैथमेटिकली जैसे हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना, हम ये देखेंगे कि कितना बैलेंस कितने समय रहा हमारा, उतने समय का उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे. फिर हम बाकी देखेंगे कि कितना बैलेंस कितने समय रहा, तो उस तरीके से निकालेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 5 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से एक्चुअली निकाला जाता है, ठीक है ना, जहां पर आपकी कभी भी विड्रोवल हो सकती है और कभी भी नई कैपिटल इंट्रोड्यूस हो सकती है, उस सिचुएशन को ये समझा रहा है. तो A and B are partner sharing profit and losses in the ratio of their effective capital. They had 1 lakh and 60,000 respectively in their capital as on 1st January 22.
तो 1 जनवरी 22 को इनका जो बैलेंस था इफेक्टिव कैपिटल का वो 1,60,000 रुपए था। ए का 1,00,000 और बी का 60,000। ए इंट्रोड्यूस ए फर्दर कैपिटल ऑफ 10,000 ऑन 1 अप्रैल 22, यानी कि 3 महीने बाद ही, जनवरी फरवरी मार्च पूरा बीत गया, उसके 3 महीने बाद उसने 10,000 रुपए और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। एंड अनदर 5,000 ऑन 1 जुलाई और ऑन 30 सितंबर 22 ए विड्रॉ 40,000 और 30 सितंबर को उसने पैसा निकाला 40,000 रुपए का। इसी तरीके का बी का दे रखा है कि बी ने 1 जुलाई 2022 को 30,000 रुपए कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। द पार्टनर ड्रो द फॉलोइंग अमाउंट इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर ने ये पैसा भी निकाला। ए ड्रो 1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ बिगिनिंग फ्रॉम जनवरी 22, यानी कि हर महीने 1,000 रुपए वो कॉन्स्टेंटली निकाल रहा है। बी विड्रो 1,000 ऑन 30 जून, 5,000 ऑन 30 सितंबर 2022। बी ने कॉन्स्टेंटली तो नहीं निकाला, बी ने 1,000 रुपए 30 जून को निकाला और 5,000 रुपए 30 सितंबर को निकाला। अब आगे क्या बोल रहे हैं, 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउएबल, तो ये क्वेश्चन में गिवन है। एंड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्जेबल। डेट ऑफ क्लोजिंग 31 दिसंबर 2022 है, यानी कैलेंडर ईयर है। कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसमें तो कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं, इक्वली होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैलकुलेट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें करनी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट शुड बी इक्वल। क्लियर है। अब क्वेश्चन 5 ध्यान से समझिएगा, कुछ भी नहीं है वैसे तो, मैथमेटिकली हमें करना है। सबसे पहले मैं एक टेबल बनाऊंगा कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब मैं 2-3 तरीके से कराऊंगा इसे, ठीक है ना। यस रुद्राक्षी, तुम्हारी पता नहीं आवाज नहीं समझ में आ रही है, गूंज रही है जैसे कहते हैं ना, दोबारा बोलना। अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल। हाँ, तो मेरी मिस्टेक हो गई है। तो इफेक्टिव कैपिटल के रेशियो में, यानी कि इफेक्टिव कैपिटल निकालेंगे उसके वो रेशियो में उनका पीएसआर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे भी निकालना ही पड़ेगा हमें, इफेक्टिव कैपिटल क्या होगी। तो अब क्योंकि इफेक्टिव कैपिटल निकालनी है तो क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा मतलब मैं जिन जिन तरीकों से कराना चाह रहा हूं आपको, चलिए पहले मैं करा देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन में किस तरीके से आपको एक ही तरीका रखना है, नहीं तो डबल डबल मेहनत हो जाएगी। सबसे पहले मैं कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लूं। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। हम ए और बी दोनों की बात कर लेते हैं। क्या एक एक करके ही निकालते हैं इसमें, क्योंकि दोनों का अलग अलग दे रखा है। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए। मुझे बताइए कि ए ने जो अमाउंट लगाया था वो 1,00,000 रुपए लगाया था, ठीक है। तो 1,00,000 रुपए 3 महीने तक रहा, क्योंकि 3 महीने बाद
10,000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिए थे ए ने, यहां तक बात समझ में आती है। तो 1,00,000 रुपए पर 3 महीने का ब्याज लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, मुझे बताइए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। मैं कैलकुलेट कर लूं, मैं गलत तो नहीं हूं? $2,500 आ गया। सभी बच्चे इस बात से सहमत हैं मेरी? ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है जो हर एक के लॉजिक में घुसेगा। पहले मैं वो तरीका करा रहा हूं कि कभी भी फंस जाएं तो ये तरीका तो आपको हमेशा ही काम करेगा। ऑल्दो थोड़ा सा बड़ा तरीका होता है, लेकिन ये ऑलवेज काम करेगा कभी आप फंस जाएं। बिल्कुल उसी तरीके से कि आप एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में रहते हैं जहां लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट फेल हो सकती है, लेकिन जो सीढ़ियां हैं वो कभी फेल नहीं होती। तो ये सीढ़ी वाला तरीका है, आराम से समझ में भी आता है सभी के, और हमेशा काम करेगा, कितना भी क्वेश्चन फंसा हुआ हो। अब 10,000 रुपये लगाए थे, 1 अप्रैल को इंट्रोड्यूस करे थे, तो वो भी 3 महीने रहे हैं, तो इस पर भी 3 महीने का लगा लीजिएगा। तो 1,10,000 इंटू 10% इंटू 3/12, यह आ जाएगा 2750। बताइए, एम आई राइट? बताते रहिए मुझे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है क्या? ये भी गलती हो गई मेरे से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है। मैसेज में मैंने बाद में देखा आप लोगों का। पहला आएगा 3,000, दूसरा आएगा 3 था, दूसरा आएगा 3,300। उसके बाद अगर आप देखें तो ए ने 5,000 रुपये और लगाए हैं 1 जुलाई को, तो अब कैपिटल कितनी हो गई उसकी? 1,15,000 रुपये। लेकिन फिर 30 सितंबर को निकाले भी हैं, तो जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने 1,15,000 रुपये रहे। बात समझ में आती है? तो 3,450। अब 30 सितंबर को उसने 40,000 रुपये निकाल लिए। 30 सितंबर को 40,000 रुपये निकाल लिए, तो निकलने के बाद कितने पैसे बचे? 1,15,000 माइनस 40,000, तो 75,000 बचा। ये 75,000 तो 6 महीने रहेंगे ना उसके पास। जब आगे की कोई डिटेल नहीं दे रखी है तो इसका मतलब यही है। टू टू फाइव जीरो 2250। अब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया?
12,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 12,000। ये बिल्कुल लेमैन स्टाइल में मैं करा रहा हूं, किसी को कुछ भी नहीं आता है तो भी आराम से ये चीज तो समझ में आ ही जाती है कि आंसर ऐसे ही निकलना चाहिए। यस रुद्राक्षी। 31 कहाँ लिखा हुआ है ये? A and B are partners sharing profit and losses in the rest of the year। 1 जनवरी है, अच्छा स्टार्टिंग 1 जनवरी से है, 31 दिसंबर है, तो ये लास्ट वाला कितने महीने का निकलेगा हमारा? 4 मंथ का। हमारे महीने भी पूरे हो रहे हैं, बीच में भी हमने गड़बड़ी कर दी। कितना? 3 मंथ का, हाँ 3 मंथ का निकलेगा बिल्कुल। तो निकालिएगा ऐसे। 75,000 इंटू 12% इंटू 3/12। अरे कैलकुलेशन बाई चांस ठीक हुई है, लिखा मैंने गलत था। कैलकुलेशन बाई चांस जब कैलकुलेटर से कर रहा हूँ तो वो 3 ही दब गया होगा। ये कॉपी कर लिया। अब है कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी। बी ने कितनी लगाई थी कैपिटल? 60,000 लगाई थी, और बी ने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 30,000। तो इसका तो बड़ा सिंपल है, 60,000 इंटू 6/12 इंटू 12%। बताइए बात समझ में आती है नहीं आती? $60,000 यह आ जाएगा 3600। फिर इंट्रोड्यूस करिए थे 30,000, तो इफेक्टिव कैपिटल हो गई 90,000। ये भी फिर 6 महीने रही है, ठीक है। इट विल कम 5400। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 9,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 9,000। कोई डाउट है इसमें किसी को भी? अब इसी का दूसरा तरीका भी समझिए इफेक्टिव कैपिटल निकालने का, या उसे हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, मैथमेटिकली भाषा में प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं।
कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल या इसे प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। मैथमेटिकल भाषा है, उसमें प्रोडक्ट मेथड से भी हम कैलकुलेशन इंटरेस्ट की कर सकते हैं। जो ऊपर तरीका बताया है वो बिल्कुल इस तरह का तरीका है कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए उससे तो हो ही जाएगा, ठीक है ना, उससे हो ही जाएगा। बिल्कुल फंडामेंटल तरीका वही है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों का इकट्ठे निकाल लेते हैं। हम ये देखते हैं कि कितनी कैपिटल कितने समय रही, ठीक है ना। एक कॉलम बना लेंगे कैपिटल बैलेंस, मैं एक ही निकाल के बता रहा हूं आपको। पीरियड और प्रोडक्ट, हम ये 3 कॉलम बनाएंगे। ए ने जो कैपिटल लगाई थी वो 1 लाख रुपए लगाई थी, ये 3 महीने रही, तो प्रोडक्ट आ गया इसका 3 लाख। फिर 3 महीने बाद इसने 10,000 ऐड कर दिए थे उसमें, तो 1,10,000 रुपए की कैपिटल हो गई थी, लेकिन ये भी 3 महीने रही, तो 3,30,000 इज द प्रोडक्ट। फिर ने 3 महीने बाद 5,000 रुपए ऐड कर दिए थे, तो 1,15,000 हो गई थी, लेकिन वो भी 3 महीने ही रही, क्योंकि 30 सितंबर को इसने विड्रॉ कर लिए थे 3,45,000, और 30 सितंबर को इसने विड्रॉ करे थे 40,000 रुपए। तो 40,000 रुपए विड्रॉ करने के बाद इफेक्टिव कैपिटल रह गई थी 75,000 रुपए, और वो भी 3 महीने रही थी, तो ये आ गई थी 2,25,000 रुपए, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड बेसिकली ये शो करता है कि आप ये कहें कि 1 लाख रुपए पर 3 महीने का ब्याज लगाएं, या ये कह दीजिए कि 3 लाख रुपए पर 1 महीने का ब्याज लगाएं, बात वही निकल के आती है, बात वही निकल के आएगी। मैं अगर ये कहता हूं कि 1 लाख रुपए 3 महीने रहे हैं, या मैं ये भी कह सकता हूं कि 3 लाख रुपए 1 महीने रहे हैं, तो क्या अंतर है दोनों में। तो इसमें क्या होता है कि आपको बार बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, बस इतना ही फायदा है। वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, कर वहां पे भी यही रहे थे, 1 लाख इंटू 3, 1 लाख इंटू 3, ठीक है ना, इंटू सीधे 12% निकाल दिया था, तो 3 निकल के आ गया था। तो यहां पर इंटू हम 12% अभी नहीं कर रहे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इस 12 लाख पे लगा देंगे, फिर लगाएंगे 1 महीने का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हम 12 लाख पर लगा देंगे, और फिर हम लगाएंगे हम 1 महीने का, तो इट विल कम 12,000। बस इतना ही अंतर है। काम हम वहां पे भी वही कर रहे थे, वहां पे चारों बार का इंटरेस्ट अलग अलग निकाला था, यहां पर इंटरेस्ट एक साथ निकाल रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहे। बाकी तो सारी कैलकुलेशन उतनी होनी ही है। अब इसे कहा जाता है इफेक्टिव कैपिटल। ऐसे ही बी की भी आएगी, ऐसे ही पी की भी आएगी, ठीक है ना। इसे कहा जाता है इफेक्टिव कैपिटल, कि आप ये कहिए कि 12 लाख रुपए 1 महीना लगा रहा, क्योंकि दोनों का देखिए आधार तो हमें सेम करना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर निकालना है तो वहां का जब आप निकालोगे, तो क्योंकि ऊपर इंटरेस्ट आ चुका है 9,000 रुपए, तो मुझे पता है इफेक्टिव कैपिटल 9 लाख आ जाएगी इसकी। जब आप निकालोगे तो इफेक्टिव कैपिटल 9 लाख आ जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि जो पीएसआर है वो होना चाहिए 12:9,
यानी कि 3 से काटेंगे तो 4:3। तो एक तो ये निकालना था आपको, एक तो इसमें ये निकालना था। वैसे कई बार हम कहते हैं ना कि कैपिटल के रेशो में पीएसआर होता है, लेकिन इनकी कैपिटल बार चेंज हो रही है, तो अभी भी आप इसे कह दीजिए, अगर पेपर में ये भी आ जाए कि कैपिटल के रेशो में है तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो बताएगा कि ओपनिंग कैपिटल के रेशो में है या इफेक्टिव कैपिटल। तो ओपनिंग में तो पता लग रही है कि तुम्हें 1,60,000 है, तो यानी कि 10:6 हो जाएगा। इफेक्टिव कैपिटल का मतलब है कि वास्तव में दोनों की कैपिटल कितना रही। अगर मैं एक महीने का बेस बना लूं तो ए की कैपिटल 12 लाख रुपए रही है एक महीने के बेस पर, और बी की कैपिटल 9 लाख रही है एक महीने के बेस पर। तो ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या है। कई बार वो कह देते हैं कि इंटरेस्ट जो पीएसआर है वो कैपिटल के रेशो में, यहाँ पे कहा इफेक्टिव कैपिटल के रेशो में, तो इस बात को पकड़ना है। अगर कैपिटल के रेशो में कहेंगे तो जनरली हम ओपनिंग कैपिटल के रेशो में बात कर लेते हैं, जब तक कि वो स्पेसिफाई ना करे कि क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल 1,60,000 है, लेकिन अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल की बात करूं तो ए की 75,000 क्लोजिंग कैपिटल है और बी की क्लोजिंग कैपिटल जो आएगी वो 90,000 आएगी। 90,000 इंटू 6 था ना, और उससे पहले 60,000 इंटू 6 था। तो अगर मैं इसकी बी की क्लोजिंग कैपिटल की बात करूं तो 90,000 आएगी। तो तीन चीजें हो गई कैपिटल में, ओपनिंग कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर? एक ही क्वेश्चन से मैं कोशिश करता हूं कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूं, फिर आगे दिक्कत आती ही नहीं है। हर तरीके से अगर हम समझ लेते हैं इसे। तीसरी चीज जो इन्होंने पूछी है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछा है। तीसरी चीज पूछी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी बिल्कुल लेमैन के तरीके से ही करने की कोशिश करते हैं पहले। जैसे ए की अगर बात करें तो 1,000 रुपए पर मंथ निकाला एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। ठीक है ना, एट द एंड ऑफ ईच मंथ बिगिनिंग फ्रॉम जनवरी 22, यानी कि जनवरी 22 से इसने निकालना शुरू किया, तो 31 जनवरी को निकाला होगा इसने पहली ड्राइंग। ठीक है ना, तो डेट और ड्राइंग की अगर हम बात करें, जनवरी 31, फिर फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, इस तरीके से ड्राइंग चलेंगी। अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो 1,000 रुपए पर मंथ ही निकाल रहा है। और मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करूं तो 1,000 रुपए पर मंथ से ये 11 महीने रही और इस पर 10% का ब्याज लगाना है। 1,000 रुपए पर मंथ से 11 महीने आउटस्टैंडिंग रही और 10% का ब्याज लगाना है, तो ये आ गया है 1,100 रुपये। इसी तरीके से जब दूसरे का निकालूंगा तो ये 10 महीने आउटस्टैंडिंग रहेगी, तो 1,000 रुपये इंटू 10 महीने इंटू 10%, ये आ जाएगा 1,000 रुपये। 100 रुपये का अंतर आ रहा है। अगला आ जाएगा 900 रुपये, अगला आ जाएगा 800 रुपये, फिर आ जाएगा 700 रुपये, फिर 600 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये और 100 रुपये। अब आप ये देख लीजिएगा 11 महीने हो गए नहीं हुए, टोटल 12 महीने निकलेंगे, क्योंकि लास्ट ड्राइंग जो तुमने की होगी वो 31 दिसंबर को की होगी, तो उसका तो निकलेगा नहीं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 ही आ रहा है, ठीक है ना। जो लास्ट ड्राइंग करी होगी तुमने वो 12वें महीने की करी होगी, उसका नहीं निकलेगा। क्लियर है। ये 100 रुपए का अंतर मैंने दो के निकाल लिए, क्योंकि एक जैसी ड्राइंग्स है, एक जैसा टाइम इंटरवल है, इसलिए पॉसिबल है। क्लियर है, इसलिए ये पॉसिबल है। बहुत सारे तरीके हैं मैथमेटिकली, लेकिन फिलहाल मैं बिल्कुल फंडामेंटल तरीका बता रहा हूं कि हर किसी के समझ में आने वाला ये तरीका है कि अगर आप पेपर में फंस जाते हैं तो दिक्कत ना आए। ये आपने जोड़ लोगे, मैं जोड़ने में अब समय वेस्ट नहीं करना चाह रहा। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट भी हैं, मैंने यहाँ फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके कि, लेकिन ये जो शॉर्टकट फॉर्मूले हैं ये हमेशा काम नहीं करते हैं। ये तभी काम करते हैं जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग और टाइम इंटरवल ऑफ ड्राइंग बिल्कुल समान हो। अमाउंट ऑफ ड्राइंग और टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड टाइम गैप सेम होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही महीने का हो, वो दो महीने का भी हो सकता है, तीन महीने का भी हो सकता है, लेकिन हो एक जैसा। अब आपने एट द एंड ऑफ ईच मंथ ड्राइंग की थी, तो ये कह रहे हैं कि आप सीधे 5.5 महीने का भी निकाल सकते हो। ये कह रहे हैं सीधे 5.5 महीने का भी आप निकाल सकते हो। तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग की बात करूं, ठीक है, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई इसकी? 12,000 हो गई। टोटल ड्राइंग 1,000 रुपए हर महीने करी है, तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी? 12,000। इनटू ये कह रहे हैं कि 5.5 महीने का निकाल दीजिए तो भी बात वही आएगी, तो भी बात वही आएगी। 12,000 इंटू 5.5 महीने का इंटू 10%, ये 550 आ रहा है। यहां पर इतना ज्यादा कैसे आ गया? अच्छा, एक गलती हमने की थी, हमने 11 महीने का निकाल दिया ना। ये इतना तो नहीं आना चाहिए। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है शुरुआत वाले में। 1,000 रुपए की हमने ड्राइंग करी है एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, तो इस पर 10% निकलेगा। यहां पर चेंज आ रहा है भाई, 91.67 आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो कैलकुलेशन शायद में से गड़बड़ हो गई थी। इंटू 10% इंटू 11/12, तो 91.67 आ रहा है। फिर दूसरे का भी देख लेते हैं, इंटू 10% इंटू 10/12, तो आ रहा है 83.33। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप चलेंगे तो जब आप टोटल देखेंगे तो वो आ जाएगा 550। कर लीजिएगा ऐसे। यहाँ पे कैलकुलेशन में से मिस्टेक हो गई थी, तो पहले वाले का आ रहा है 91.67, दूसरे वाले का आ रहा है 83.33। इसी तरीके से थर्ड का कर लीजिएगा, फोर्थ का कर लीजिएगा, फिर सबको टोटल करेंगे आप तो 550 आ जाएगा। ये बिल्कुल फंडामेंटल तरीका है, लंबा तरीका है, लेकिन किसी भी सिचुएशन में लगेगा। जो मैंने
ये तरीका बताया है जो एवरेज पीरियड पीछे कैलकुलेट करके दे रखा है, उसमें एक रूल है कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग बिल्कुल सेम होना चाहिए और टाइम इंटरवल बिल्कुल सेम होना चाहिए। वो टाइम इंटरवल चाहे एक एक महीने का हो चाहे दो महीने का हो, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है ना, लेकिन होना सेम चाहिए। तो उसमें कुछ मैंने बेसिक फॉर्मूले बना दिए कि अगर स्टार्टिंग में हो मंथ के तो क्या एवरेज पीरियड आप ले सकते हैं, अगर मिडिल ऑफ द मंथ है तो क्या ले सकते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ है तो क्या ले सकते हैं, क्वार्टरली हो तो क्या ले सकते हैं, वो बना दिए मैंने, ठीक है ना, कुछ फॉर्मूले। अब अगर जैसे सेकंड वाले की बात करें, हम बी की बात करें, तो बी ड्रो 1000 ऑन 30 जून एंड 5000 ऑन 30 सितंबर। तो यहाँ तो रेंडमली है, कभी भी कितने भी ड्रॉ कर रहा है, तो यहां पर ये तरीका नहीं लग सकता बिल्कुल भी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ बी, यहां पर ये तरीका बिल्कुल नहीं लग सकता। यहां पर वो मैनुअल तरीका ही लगेगा। अमाउंट कितनी है, मैं पूरे कॉलम नहीं बना रहा हूं, अब आप खुद ही बना लीजिएगा। 1000 रुपए की ड्रॉइंग्स है 30 जून को, 30 जून को, तो ये कितने महीने रही उस पर, 6 महीने रही ना, तो 10% इंटू 6 महीने। इसके बाद 30 सितंबर को उसने 5000 रुपए ड्रॉ करे हैं, तो 10% इंटू 3 महीने, तो 1000 इंटू 10% इंटू 6/12, ये आ जाएगा 50 रुपीज, और 5000 इंटू 10% इंटू C/12, इट विल कम 125। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा 175। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 550 आ रहा है और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ रहा है 175। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? अब जैसे अगर आपको पेपर में 2-2 महीने का टाइम इंटरवल दे रखा है तो फॉर्मूला लग ही नहीं पाएगा, मैंने दे ही नहीं रखा वहां पे फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि दे नहीं सकता मैं, तो फिर तो बहुत सारे याद करने पड़ जाएंगे आपको फॉर्मूले। तो जो लेमैन तरीका है वो ऑलवेज काम करेगा, इसलिए मैंने दोनों तरीके बताए हैं तुम्हें। जो फॉर्मूला बेस्ड तरीका है वो भी बता दिया है, और लेमैन तरीका में कुछ ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। मैनुअल तरीके में कोई भी अमाउंट हो, कितना भी टाइम इंटरवल हो, जो बिल्कुल लॉजिकल वे है आपका इंटरेस्ट निकालने का, मैथमेटिकली उस तरीके से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कहीं फंसोगे ही नहीं। तो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। आज शुरुआती हमने की है, तो यहाँ तक आप सब रिवाइज कर लीजिएगा, कल हम 100% ये यूनिट फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।